हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गौरी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है, ये है हमारी क्विक रिवीजन सीरीज। इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही आसान ढंग से समझाने की कोशिश की है मैंने, ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग ना लगे। आप वीडियोस को देखिए, जल्दी ही मैं एक सीरीज लेके आऊंगी। जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित कुछ एमसीक्यूज जो बहुत ही एक्सपेक्टेड होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसी सीरीज है जहां पे इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत ही आसानी से और शॉर्ट करके समझाने की कोशिश कर रही हूं, ताकि आपको ना तो ये टफ लगे और इजीली समझ आ जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या फिर हम बोल देते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन की। देखिए, जब तक हमारे देश में कॉलोनाइजेशन मतलब कि ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, मींस अ गोल्डन बर्ड। क्यों बोला जाता था? हमारे देश की आर्थिक प्रोस्पेरिटी और वेल्थ की वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए, उन्होंने 200 साल हमारे देश के ऊपर राज किया। फाइनली हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947 को। तो वो 200 साल जो उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया, उस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने हमारी प्रोस्पेरिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने हमारे वर्ल्ड वाइड रेपुटेटेड ट्रेड को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो जब वो हमारे देश को छोड़कर गए, 200 साल राज करने के बाद जब वो हमारे देश को छोड़कर गए, तो हमारे देश के एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा व्यापार, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब वो हमारे देश से गए, हमारे देश के डिफरेंट ये जो सेक्टर्स थे, इनके ऊपर किस तरह की सिचुएशंस बनी, क्या इनकी तब फीचर्स थी, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी उस समय फीचर्स क्या थी जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर गए थे। सबसे पहले बोला गया कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कि रियल आउटपुट का जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत कम होता है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एस्टिमेट्स किए गए, और ज्यादातर जो एस्टिमेट्स थे उन्होंने रिवील किया कि ड्यूरिंग द हाफ ऑफ 20th सेंचुरी हमारे देश में एग्रीगेट रियल आउटपुट का जो ग्रोथ रेट था वो सिर्फ 2% था, जबकि पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ रेट जो था वो सिर्फ 0.5% था। इससे पहले हमारे देश में नेशनल इनकम को सही तरीके से एस्टिमेट नहीं किया गया था। कुछ रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट जिन्होंने हमारे देश में नेशनल इनकम को सही ढंग से एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन के बाद पता चला कि हमारे देश की इकोनॉमी तो क्या है, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी है। तो वो कौन से फेमस नाम थे, जैसे कि फिंडले शिराज, विलियम दिग्बे, ऐसे कुछ फेमस नेम हैं जिन्होंने एस्टिमेशन किया नेशनल इनकम का, और पता चला कि हमारे देश का एग्रीगेट रियल आउटपुट और पर कैपिटा आउटपुट का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, स्टेगनेंट है। सेकेंड, बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को बोला जाता है जहां पे पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। और 1947-48 के दौरान हमारे देश में पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट जो था वो जस्ट ₹230 था। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त हमारी इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड थी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद, उस टाइम हमारे देश 1947 में हमारे देश की नियरली 80% जो पॉपुलेशन थी वो रोजगार के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। मतलब कि लोग अपने गुजारे लायक जो पैसा कमाते थे या जो रोजगार ढूंढते थे वो एग्रीकल्चर में ही ढूंढते थे। मतलब कि 80% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो
एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई थी। नियरली 70% हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो भी एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड थी। तो ये डाटा हमें बताता है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर जो था एक डोमिनेंस सेक्टर था। नेक्स्ट इज ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट कॉटेज स्केल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा जो हैवी इंडस्ट्री थी उसका ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ही कम था। ब्लीक का मतलब होता है कि बहुत ही कम कोई चीज, तो मतलब कि जो हैवी इंडस्ट्री थी या कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री थी उसका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही कम था। इन चीजों के लिए हम डिपेंडेंट थे ब्रिटेन के ऊपर, मतलब कि हम वहां से ये चीजें इंपोर्ट किया करते थे। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स मतलब कि जब हम आजाद हुए तो हम बहुत सारी, जैसे कि मैंने पहले बताया, कैपिटल गुड्स जो थी, मशीनरी थी या रिलेटेड प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स थे, आर्म्ड फोर्स, इसके अलावा बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स भी हम बाहर के देश मतलब कि ब्रिटेन से ही इंपोर्ट किया करते थे। मतलब कि जो हमारी डिपेंडेंस थी वो ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में शहरीकरण मतलब कि अर्बनाइजेशन जो था वो बहुत कम था। सिर्फ 15% लोग ही ऐसे थे जो शहरों में रहते थे और 85% लोग ऐसे थे जो विलेजेस में रहते थे। तो ये डाटा रिवील करता है कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन जो थी वो कितनी कम थी। ये तो बात हुई इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि जब हमारा देश आजाद हुआ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से तो हमारे देश के एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले तो लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम हमारे देश में बहुत ही फॉल्टी था। एक्सप्लॉइटिव जिम्मेदारी सिस्टम चला करता था हमारे देश में। लैंड ऑनर मतलब कि जमींदार जो था वो पीजेंट मतलब कि खेती करने वाले बंदे से मैक्सिमम जो उसकी आउटपुट का शेयर होता था वो एज अ रेंट उससे ले लेता था। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन थी एग्रीकल्चर की, मतलब कि हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स लोग आए तो उन्होंने हमारे देश के लोगों को मजबूर किया कि आप कंज्यूमर गुड्स मत प्रोड्यूस करो, आप अपने खेती बाड़ी को कमर्शियलाइज करो। मतलब कि आप गरम मसाले, नील, ऐसी फसलों की खेती करो जिनको बाजार में बेचा जा सकता है। और वो बाजार कौन थे? ब्रिटेन के बाजार। मतलब कि वो इन सब चीजों को एज अ रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाते थे और वहां पे उनसे वो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करके भारत में बेचा करते थे। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने हमारे देश की जो एग्रीकल्चर था उसको मजबूरी से कमर्शियलाइज करने के लिए किसानों को मजबूर किया। इरिगेशन फैसिलिटीज की बहुत ही कमी थी उस टाइम पे हमारे देश में। इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी की वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थे। इनसिग्निफिकेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हमारे भारत में एग्रीकल्चर मतलब कि जो भी फसलें बीजी जाती थी उनके लिए जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट फर्टिलाइजर्स की होनी चाहिए थी, फर्टिलाइजर्स उतने यूज नहीं किए जाते थे। और प्रोडक्शन करने के लिए मतलब कि खेती करने के लिए जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते थे या फिर जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते थे वो बहुत ही आउटडेटेड थे। मतलब कि पुराने तरीकों से ही खेती बाड़ी की जाती थी। और हमारे देश की एक बहुत समस्या थी कि फैमिन्स और बहुत सारी नेचुरल क्लैमिटीज, जैसे कि कभी सोका पड़ गया, कभी हड़ आ गए, तो ऐसी जो क्लैमिटीज थी वो बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही अफेक्ट होती थी। तो ऑल ओवर जैसे कि हमें पता है कि किसी भी देश का जो एग्रीकल्चर होता है वो उस देश की बैकबोन माना जाता है। तो अगर एग्रीकल्चर ही इतनी ऐसी सिचुएशन में है तो हम देख सकते हैं कि हमारा देश जो था वो उस टाइम कितना वीक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। सिस्टेमेटिकली हमारे देश की जो इंडस्ट्री थी उसको खत्म किया गया। अब सिस्टेमेटिकली कैसे खत्म किया गया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज अडॉप्ट करके। ब्रिटिश के जो लोग थे या उनके आने से पहले हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट था उसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, क्योंकि हमारा जो देश था वो एक प्रिंसली कोर्ट था, राजा महाराजाओं का देश था जो कला के बहुत कदरदान माने जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश के लोग यहाँ पे आए उन्हें पता था कि इनका हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर इनके हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया जाए तो इनका इंडस्ट्रियल बेस जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अडॉप्ट की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। मतलब क्या था कि जब बाहर से मतलब कि ब्रिटेन से कोई आएगी कोई गुड तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं होगा। टैरिफ ना लगने की वजह से वो हमारे भारत के लिए क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, तो उनकी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो उन्होंने टैरिफ लगा दिया उनके ऊपर।
ताकि ये अपना जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो खो दें, मतलब कि ये चीजें महंगी हो जाएं और बाहर उनकी डिमांड कम हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हमारे भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था उसको खत्म कर दिया। मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी उसको खत्म कर दिया। हमारे देश में मतलब कि खत्म नहीं किया, हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही कम थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की हमारे देश में कमी थी, मतलब कि अगर कोई भी कैपिटल गुड्स मंगवानी होती थी तो हम बाहर के देश से ही उसको, मतलब कि जैसे कि ब्रिटेन से ही उसको मंगवाया करते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो भी बहुत कम था और जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो भी बहुत ही लिमिटेड माना जाता था। नेक्स्ट है हमारे देश का जो फॉरेन ट्रेड है उसकी क्या स्थिति थी। पहला तो है कि हम फॉरेन ट्रेड के थ्रू जो हमारा वेल्थ था वो ड्रेन हो रहा था हमारे भारत से। कहाँ जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। हमारे देश से सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया जाता था और फिनिश्ड गुड्स का हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता था, मतलब कि हम सिर्फ एक कच्चा माल प्रोड्यूस करने वाली मंडी बन चुके थे। फॉरेन ट्रेड में मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका हमारे विदेशी व्यापार के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था, मतलब कि हमारा 50% से भी जो ज्यादा व्यापार था वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही था। ये ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने हमारे देश में आके 1869 में स्विस कैनाल ओपन की। स्विस कैनाल की ओपनिंग से फर्दर जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड, मतलब कि गंभीर हो गया, या मैं बोल सकती हूँ कि बढ़ गया, कि उनका जो कंट्रोल था हमारे विदेशी व्यापार के ऊपर वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। नो डाउट हमारे देश में विदेशी व्यापार की वजह से, मतलब कि ब्रिटेन के साथ जो हमारा ट्रेड था उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था, बट उस एक्सपोर्ट सरप्लस का हमारे देश को कोई भी बेनिफिट नहीं होता था। एक्सपोर्ट सरप्लस से जो पैसा आता था वो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या फिर वॉर्स वगैरह लड़ने के लिए खर्च कर दिया जाता था। उस पैसे से हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी फ्लो एनहांस नहीं हुआ था। सो अल्टीमेटली हमारे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पे एक आपको ईयर याद रखने की बहुत जरूरत है। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल कब हुई थी? ओपनिंग 1869 में हुई थी। नेक्स्ट अब हम करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन जो था वो कैसे थी? हमारे देश में जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था ब्रिटिश इंडिया के दौरान तो वो हुआ था 1881 में। इस सेंसस ने रिवील किया कि हमारे भारत का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बहुत ही अनइवन है, और उसी वक्त 1921 एक ऐसा साल था जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दोनों ही ईयर्स आपके लिए याद रखने बहुत जरूरी हैं। एक तो हमारे भारत का पहला फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में। दूसरा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है? 1921। दोनों ही ऐसे ईयर्स हैं जिनके ऊपर अक्सर देखा गया है कि एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वो किस तरीके का था। उस वक्त पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा थे। 40 जो था वो हमारे पास डेथ रेट था और 48 जो था वो बर्थ रेट था रिस्पेक्टिवली। ये पर 1000 के पीछे कैलकुलेट होता है। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 218 पर 1000 के पीछे। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? ऐसे बच्चे जो अपनी 1 साल की एज पूरी करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये उस वक्त पे 218 था पर 1000 के पीछे, और अब ये क्या है? 33 है। इलिटरेसी मतलब के अनपढ़ लोग, मतलब के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेसी रेट जो था उस टाइम पे हमारे देश में था 84%, और फीमेल लिटरेसी रेट का लेवल तो बहुत ही कम था, मतलब कि जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। सिर्फ 7% ही था उस वक्त पे हमारे देश का फीमेल लिटरेसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी, 32 इयर्स थी। यहाँ पे ना मैंने देखा है कि कई बार ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये कहा जाता है कोई पुराने बुजुर्ग तो बहुत लंबा जीते थे। नहीं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 32 इयर्स थी, क्योंकि उस वक्त पे हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई बीमारी लग जाती तो उसके लिए जो इलाज थे, जो हेल्थ फैसिलिटीज थी या जो मेडिकल केयर थी वो बहुत कम थी।
इसी वजह से बोला जाता है कि उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 32 ईयर्स थी। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो बहुत ही कम था, गरीबी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। जो लोग थे वो अपनी इनकम का 80 to 90% जो शेयर था वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के ऊपर ही खर्च करते थे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो थी वो बहुत ही कम थी। देखो जितना हम अगर थोड़ा से पीछे जो सीबीएसई के पेपर्स हैं उनको अगर एनालाइज करते हैं तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में से या डेमोग्राफिक कंडीशन में से ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी या सैंपल पेपर्स जो हैं उनमें ये क्वेश्चन देखा गया है 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत मॉडिफाई किया जाता है कि हमारे देश का कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो रीजनल वेरिएशंस को डिस्क्राइब करता था। क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हो? अगर एग्री हो तो इसके वैलिड आर्गुमेंट के साथ एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से लैंग्वेज को मॉडिफाई किया जाता था। तो अब देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है ये क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जब हमारे देश में कॉलोनाइजेशन थी तो हमारी ज्यादातर जो डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर थी, और हमारे देश में रीजनल जो वेरिएशंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लार्जेस्ट जो शेयर था हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का, जो हमारी वर्क फोर्स थी, 70 to 70% जो हमारी वर्क फोर्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई थी। सिर्फ 10% जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, और 15 to 20% जो हमारी वर्क फोर्स थी वो सर्विस सेक्टर में एंगेज थी। तो रीजनल वेरिएशंस भी देखी जाती थी हमारे देश के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। अब ये रीजनल वेरिएशंस जो पाई जाती थी उसका कैसे पता चलता है, या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं इन रीजनल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए हमारे देश का जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल, ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पे वर्क फोर्स की जो डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बढ़ रही थी। दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स ऐसी देखी गई जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, यहाँ पे वर्क फोर्स की जो पार्टिसिपेशन थी या जो डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ रही थी। अब देखिए कुछ जगह ऐसी है जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बढ़ रही है। जबकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो इससे पता चलता था कि हमारे देश में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशंस जो हैं वो पाई जाती थी। नेक्स्ट बात हम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कुछ एफर्ट्स किए गए हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि हमारे देश में कुछ मतलब कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ, ऐसी कुछ फैसिलिटीज हमारे देश में डेवलप की गई ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। पर इन सबको डेवलप करने के पीछे उनका कोई मोटिव ये नहीं था कि हमारे भारत को इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाया जाए या कोई फायदा दिया जाए, बल्कि ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के पीछे भी उनका खुद का मोटिव था। वो अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए ये जो सारी फैसिलिटीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो हमारे भारत में डेवलप कर रहे थे। देखो अभी तक तो जो भी हमने पढ़ा हमने यही देखा कि जब ब्रिटिशर रूलर्स हमारे देश में आए तो हमारा सब कुछ मतलब कि जो था वो डिटीरियोरेट होता जा रहा था। क्या सिर्फ डिटीरियोरेशन ही हुई या इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आए? अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स की। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये है कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे देश में रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट हुई, मतलब कि रेलवे की जो फैसिलिटी थी वो हमारे भारत में एस्टेब्लिश हो चुकी थी। पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई हमारे देश में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ की प्रोविजन भी थी अब हमारे भारत के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ब्रिटिश रूलर्स हमारे देश से गए तो वो हमारे देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव बेस जो था वो सेटअप कर गए थे। ब्रिटिशर्स रूलर्स के दौरान ही हमारे देश में बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम की भी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे जो ब्रिटिश रूलर्स के आने से हमारे भारत को इन चीजों में फायदा हुआ था। अब अगर हम इस सारे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान हमारे देश को बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हमारे देश में सारे जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे ये हमारी इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे थे। नो डाउट हमारे देश में एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर पाई जाती थी, बट
सरप्लस लेबर की प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ही कम थी। नेक्स्ट, हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल बेस था वो मॉडर्नाइजेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और ये जरूरत थी कि उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई जाए। फॉरेन ट्रेड जो था हमारे देश में वो इस तरह का था जिसने ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में बहुत ज्यादा मदद की। हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती थी, जिसकी वजह से जरूरत थी कि गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाए ताकि देश से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जाए। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही चैप्टर्स जो हैं वो आगे भी लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।